बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिलस सीरियस है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था ग्राम पॉजिटिव में से, और फिर ग्राम पॉजिटिव से राड्स का हमने सिलेक्शन की थी। तो राड में जो हमारे पास मेनली थे वो थे स्पोर फार्मर, जिसमें एनरोबिक, क्लास्ट्रीडियम स्पीशीज, क्लास्ट्रीडियम डिफिशियली, क्लास्ट्रीडियम परफिंजिस, क्लास्ट्रीडियम टिटानी जो इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग बेसिलस पे आए थे, जिसमें बेसिलस सीरियस था, बेसिलस सबटिलस है और बेसिलस इंथ्राक्स था। जो बेसिलस इंथ्राक्स वगैरह हम लोग पढ़ चुके थे कि ये क्या करते हैं। बाकी भी हम डिजीज़ सारी चीज़ें डिस्कस करते, तो कोशिश करते हैं आज इसको वाइंड अप करें। सो बाकी इसमें से है तो बहुत सारे नास्पोर फार्मिंग में कार्निबैक्टीरियम है, लिस्टीरिया है, बहुत सारे लैक्टोबैसिलाई है। तो इनको वन बाय वन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एक तो आप लोगों को मुश्किल भी हो जाएगा, कोर्स भी लेंथी हो जाएगा, ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि नास्पोर फार्मर कौन कौन से, स्पोर फार्मर कौन कौन से, और ग्राम पॉजिटिव राड्स है कौन कौन से, और उसका मेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है। सो आई थिंक क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी के हद तक ये आप लोग के लिए इतना ही बहुत एनफ है। सो आज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे बेसिलस के साथ। जो बेसिलस इंथ्राक्स हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बेसिलस इंथ्राक्स जो है ये ग्राम पॉजिटिव राड्स है, ब्रेक शेप होते हैं, और ये जो इंथ्राक्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह जो डिजीज़ काज करते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एमेरोथ्रैक्स जो है 9/11 के बाद 1 वीक फिर ये फर्दर उन्होंने इसको एज ए बायोटेररिज्म के तौर पे यूज़ किया गया था। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिलस सीरियस है, और बेसिलस सीरियस जो है ये फूड पॉइजनिंग काज करता है। ये वो डिजीज फूड पॉइजनिंग के थ्रू, मतलब ये फूड कंटेमिनेशन, फूड के अंदर कैसी कंटेमिनेशन हो तो ये डिजीज़ काज करेंगे। तो ये सिमिलर है बेसिलस इंथ्राक्स के साथ। जैसे बेसिलस इंथ्राक्स की मॉर्फोलॉजी ग्राम पॉजिटिव राड्स है, और साथ साथ ये ब्रेक शेप्ड है, लेकिन इसके अंदर एक करेक्टरिस्टिक जो कि उनसे डिफ़र कर रहा होता है, एक तो ये कि मोटाइल है बेसिलस सीरियस, और दूसरा ये है कि ये ग्राम वेरिएबल है। ग्राम वेरिएबल का मतलब ये है कि एक्चुअल में ये है ग्राम पॉजिटिव राड, लेकिन ये कभी ग्राम नेगेटिव नज़र आते हैं और कभी ग्राम पॉजिटिव नज़र आते हैं। तो ग्राम रिएक्शन के अंदर जो वेरिएशन आता है उसको क्या कहते हैं, ग्राम वेरिएबल कहते हैं। समटाइम्स इट गोज टुवर्ड्स ग्राम पॉजिटिव एंड इन सम केसेस इट लुक्स लाइक gram negative, but actually it's like it is a gram positive bacteria rod shaped. सो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो बेसिलस इंथ्राक्स है उसके पास ह्यूमुलाइसिन नहीं है, इस टेबल में हमने डिस्कस किया था, जबकि बाकी स्पीशीज़ है उनके पास ह्यूमुलाइसिन है। सो ये ब्लड एगर के ऊपर आरबीसीज को लाइज करके ह्यूमुलाइसिस काज कर रहा होता है। ये ग्राम वेरिएबिलिटी को शो कर रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने ग्राम श्रेणी में देखा था, पढ़ा भी था कि आपके पास जो ग्राम पॉजिटिव है वो ब्लू नज़र आएंगे। सो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कुछ ब्लू नज़र आ रहे हैं और कुछ लाइट पिंक नज़र आ रहे हैं जो कि ग्राम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। सो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ग्राम वेरिएबिलिटी का है। और साथ साथ इनके अंदर एंडोस्पोर्स भी होते हैं, जो वाइट कलर की स्पेस चीज़ नज़र आए, ये एंडोस्पोर्स है। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, जो इसके स्पोर्स है बेसिलस के स्पोर्स, ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं स्टीमिंग और रैपिड फ्राइंग के ऊपर। अगर आप हीटिंग वगैरह करते हैं तो यूजुअली हमने डिस्कस किया है कि जितनी भी स्पोर्स है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है। ये 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे या फिर स्पेशली केमिकल से ट्रीटमेंट के बाद डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो ये स्पोर्स जब किसी भी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो कुछ हावर्स के अंदर जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो ये क्या करता है, जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, और फिर ये वहाँ पे टैक्सीन वगैरह रिलीज करते हैं। सो ये अगर बचे हुए राइस हैं और फिर इसके अंदर ये इनके ऑर्गेनिज्म स्पोर्स हैं, स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं। फिर जब उनको रीहीट करते हो तो वहाँ हीटिंग से वगैरह से ये किल नहीं होता है, और फिर जब एंट्री आती है इसके पोर्टल या एंट्री जो है जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। सो यूजुअली ये फूड बर्न डिजीज़ है, फूड कंटेमिनेशन के थ्रू ट्रांसमिट होता है और फिर ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को अफेक्ट कर रहा होता है। पैथोजेनेसिस की बहस कर रहा होता है दो टॉक्सिन्स को, क्योंकि ये एंटेरिक ओरिजिन से है, जीआई ट्रैक के अंदर डिजीज काज कर रहा है, इस वजह से इसको एंटेरोटॉक्सिन, जो टॉक्सिन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको एंटेरोटॉक्सिन के नाम से
पुकारा जाता है। इनकी जो एंटेरोटॉक्सिन है इसकी रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर हो जैसे कलरा टॉक्सिन के होते हैं। ये क्या करते हैं, राइबोसोलेट्स करते हैं जी प्रोटीन को, और वहाँ से फिर स्टिमुलेशन होता है डिनाइलेट साइक्लेज की, और ये डिनाइलेट साइक्लेज जो है ये इंक्रीज़ करते हैं साइक्लिक एमपी जो एंटेरोसाइड्स होता है, और वहाँ से फिर डायरिया को लीड कर रहा होता है। सो वहाँ पे फिर एक्सेसिव जो दो तरह की कंडीशन होते हैं, या तो एक्सेसिव एब्जॉर्बेंस होता है तो फिर हेमोराइड्स होता है, वहाँ पे अगेन ब्रेक डाउन आरबीसीज जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका डिस्ट्रक्शन होता है और ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट होता है। और दूसरा क्या होता है कि जो उसका एब्जॉर्बेंस कम्प्लीटली वो हो जाता है, एब्जॉर्बेंस कम हो जाते हैं एक्सेसिवली, और वो फिर जितने भी वाटर है वो स्टूल के अंदर फीसिस के अंदर एक्सक्रीट होता रहता है, तो उस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है। और दूसरा टॉक्सिन जो है एज अ सुपर एंटीजन के तौर पे रिएक्ट कर रहा हूँ जिसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट हो रहा होता है। क्लिनिकली जो इसका इन्फेक्शन होता है, पॉइजनिंग्स होते हैं, फूड पॉइजनिंग्स ये दो तरह के होते हैं। एक तो ये होता है कि डायरेक्ट अगर टॉक्सिन रिलेटेड हो, टॉक्सिन फूड के अंदर प्रेजेंट हो तो वो उनके इंक्यूबेशन पीरियड 4 आवर्स होता है, इमीडिएट इफेक्ट होता है, वहाँ से वोमिटिंग होती है। फूड पॉइजनिंग जैसे भी अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होता है कि जैसे कोई खाना शाना खा लेते हो एट द सेम टाइम वोमिटिंग और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, ये टॉक्सिन फूड टॉक्सिकेशन है। और दूसरा फूड एंटीजेंस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो जर्मिनेट कर जाता है, उसके बाद फिर वो अपने साइन सिम्टम्स अपियर करते हैं, तो उसमें कम से कम 18 आवर्स लग जाते हैं ताकि ये अपने वो उसको इंक्यूबेशन जो है वो टाइम जहाँ से बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, और इंट्रोड्यूसन के बाद जब ये अपना साइन सिम्टम्स अपियर करते हैं दैट्स ड्यूरेशन इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। सो इसके अंदर रेयरली एक्यूलर इन्फेक्शन होता है जिसमें आई इंजरी इसके अंदर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, आई इसके अंदर इंजरी हो तो फिर वहाँ से एक्यूलर इन्फेक्शन होता है। तो ये जनरली हमने थोड़े से कुछ आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि बैसिलस क्या है, कैसे डिजीज़ काज करते हैं, लेब्स के अंदर इसके अंदर ग्राम वेरिएबिलिटी क्या होती है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, और ये इसके अंदर स्पोर्ट रेजिस्टेंट क्या होता है, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, और डिजीज़ कैसे काज करते हैं। इसके अंदर जो टॉक्सिन होता है कर्लर टॉक्सिन की तरह होता है जो राइबोसाइलेट्स करते हैं जी प्रोटीन्स को, वहाँ से स्टिमुलेशन और डिनाइलेट साइक्लेज की, और फिर ये लीड कर रहा होता है इंक्रीज प्रोडक्शन साइक्लिंग एमपी इंटेरोसाइट्स को, और वहाँ से फिर जो काज होता है डायरिया। और दूसरा टॉक्सिन सुपर एंटीजन के तौर पे काम करता है। इंक्यूबेशन जो इसका क्लिनिकल आउटकम्स था 4 आवर्स और 18 आवर्स, 4 आवर्स बेस्ड ऑन टॉक्सिन फूड टॉक्सिकेशन, और अदर जो है ये एंटीजन बेस्ड होता है। और साथ साथ अगर आइस इंजरी हो और वहाँ पे एक्सपोजर हो तो एक्यूलर इन्फेक्शन भी काम होता है। दूसरा हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव के अंदर है वो एक्टिनोबैक्टीरिया है। ये एक्टिनोबैक्टीरिया जो है एक लार्ज फाइलम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। इसके अंदर सम जो है वो एसिड फास्ट है, जैसे नोकार्डिया एसिड फास्ट वो बैक्टीरिया होता है जो स्ट्रांग एसिड से डिकलराइज होता है, मतलब वो उसको ये रिटेन कर रहा होता है। जैसे हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जिसको हम 3% सेल से या 25% हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड से डिकलराइज कर रहे होते हैं। तो वो स्ट्रांग एसिड से जब हम इसको डिकलराइज कर रहे हैं उसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहा जाता है। होता यह है कि इसके अंदर जील नेल्सन एक स्ट्रेन होता है जिसको जील स्ट्रेन के नाम से पुकारा जाता है। उसमें होता है कार्बोफ्लैक्सिन, दूसरा होता है एसिड डिकलराइजर, और तीसरा होता है काउंटरसेन जिसमें लकार्डिन या मेटालिन ब्लू होता है। सो फर्स्ट स्टेप में जब कार्बोफ्लैक्सिन ऐड किया जाता है तो ये ऑर्गेनिज्म फर्मली इसको अटैच करता है और स्ट्रांग एसिड जो है उससे वो वॉश आउट नहीं होता, जिस वजह से इसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहा जाता है। सो ये जो है स्ट्रांग एसिड से डिकलराइज नहीं होता, यही कैरेक्टरिस्टिक्स को एसिड फास्ट बनाता है। ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमने जब लॉग लेग और स्टेशनरी फेज डिस्कस किए थे तो हमने कहा था कि स्टेशनरी फेज के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। लेग फेज के अंदर लेग लॉग फेज जो वहाँ पे इनिशियली अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं सर्वाइवल के लिए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो वर्स्ट सिचुएशन के अंदर ये प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट वगैरह डिप्लीशन होता है तो उस केस में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस कर रहा होता है।
जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, और ये मेडिकल पर्पज़ के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का गैस यूज़ किया जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम मेरा जैसे आपको बता दिया, माइक्रोबैक्टीरियम में पूरा वो है जनरल है, इसके अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रोसी है, उलसरान है और बहुत सारी चीज़ें हैं, कैंसासी है, एवियम है, ये सारे बिलोंग करते हैं इस एक्टिनोबैक्टीरिया फाइलम से। लेकिन इसको ये जनरली इसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को दोनों के अंदर कैटेगराइज नहीं किया जाता, इसको एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहा जाता है। इस वजह से हम यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम नाइदर नार ग्राम पॉजिटिव नार इट्स ग्राम नेगेटिव, तो ये दोनों के अंदर नहीं है। तो इसके अंदर क्योंकि ग्राम रिएक्शन के अंदर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके अंदर ये था कि पेप्टाइडोग्लाइकेन और टिकोइक एसिड होता था और ये लिपोपॉलीसेकेराइड, जबकि इसके अंदर माइकालिक एसिड होता है और बाकी चीज़ें होती है जो कि उसको अलग बनाते हैं इनसे। जो एक्टिनोबैक्टर के अंदर मेडिकल इम्पॉर्टेंट फैमिली है वो एक्टिनोमाइसीट्स है, और फिर एक्टिनोमाइसीट्स के अंदर एक्टिनोमाइसीस एसराइली है और नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स है। अगर हम एक्टिनोमाइसीस एसराइलीज की बात करें तो ये एनारोब्स है और नॉर्मल फ्लोरा है, पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, ओरल फ्लोरा है, ओरल जो मुंह के अंदर नॉर्मल फ्लोरा है उसका हिस्सा है। जीआई ट्रैक और जेनेटिक ट्रैक के अंदर भी इसको ऑब्जर्व किया गया है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के अंदर ग्रो कर रहा होता है, एनारोब्स है, इस वजह से इसको हाई कंसंट्रेशन फास्टिडिया से स्पेशल ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स इसके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होते हैं और जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, और एनरिच मीडिया रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें स्पेशल न्यूट्रिएंट्स जो इसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हो वो अवेलेबल है। इंडिविजुअल बैक्टीरिया जो है राड शेप्ड है, कैलनीज इसके फंगस लाइक ब्रांच नेटवर्क्स होते हैं, हाइफीज नज़र आते हैं, लिक लाइक हाइफी, एक्चुअली इट्स नॉट लाइक हाइफी बट लुक्स लाइक हाइफी। और ये जो हाइफी है ये मकड़ी की जाल की तरह कॉलोनीज बनाते हैं, और फिर लेटर ऑन ये जो है मोलर टूथ्स जो लास्ट जा के अंदर जो लास्ट वाला सबसे आखिर वाला जो टूथ है, टीथ है, उसको मोलर टूथ कहते हैं। तो उसके वो जो स्ट्रांग सपोर्ट करते हैं, अगर कोई हैवी चीज़ आपने खाना हो, सख्त चीज़ खाना हो तो उन दांतों को यूज़ करते हैं, तो उसकी अपीयरेंस उस जैसे होती है। और साथ साथ ये सल्फर ग्रेन्यूल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये स्टोरेज मालिक्यूल होते हैं, हमने डिस्कस किया था शुरू में। सो ये टिपिकली फिलामेंटस ग्रोथ है। अगर आप ग्राम स्टेन पे देखेंगे तो इस तरह आपको नज़र आएंगे फिलामेंट्स होंगे। एक्चुअली ये फिलामेंट्स नहीं, ये राड्स है, लेकिन एक दूसरे के साथ अटैच ऐसे हुआ कि फिलामेंट्स की तरह नज़र आते हैं। ये सल्फर ग्रेन्यूल्स है, इसके लिए अपने स्पेसिफिक स्टेन होते हैं जिसके थ्रू आपको ये नज़र आएंगे। कार्बवेब लाइक कॉलोनीज जो कि मकड़ी की जाल की तरह, ये देखो सेंटर से इस तरह की, तो ये इनकी कॉलोनीज हैं जो कल्चर के ऊपर नज़र आते हैं। और ये मोलर टूथ कॉलोनीज है, जो लास्ट वाला जो टीथ होता है वो इस तरह के नज़र आते हैं। पैथोलॉजी अगर हम देखें सो ओरल ट्रामा हो कोई, या जा के अंदर कोई इंजरी हो, या अगर टूथ एक्सट्रैक्शन हो, दांत वगैरह निकालो, तो वहाँ पे फिर उनको एक चांस मिल जाता है पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन का, और ये प्रोग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये टिश्यू को इन्वाइट करते हैं, लंग फिलामेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ पे फिर इम्प्लीमेशन होता है, लोकल इम्प्लीमेशन, जहाँ पे ये सर्वाइव कर रहा होता है, अपना प्रोग्रेसिंग कर रहा होता है, वहाँ पे लोकल इम्प्लीमेशन होता है। साथ साथ जब इम्प्लीमेशन होते हैं तो वहाँ पे फास्ट प्रोड्यूस होता है, फास्ट एक्चुअली हमारे पास होते हैं इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होते हैं, WBC वगैरह, और फिर ये वहाँ पे हार्ड येलो ग्रेन्युलर मास जिसको सल्फर ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है, ये प्रोड्यूस कर रहा होता है वहाँ पे। अगर इसकी हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें तो डिजीज़ के अंदर हार्ड नॉट टेंडर एब्सेसिस होता है, स्लोली डेवलप होता है, और फिर साइनोसिस को अंदर ये ड्रेनेज जो है वापस इन्वॉल्व होते हैं। 50% केसेस में फेस और नेक इन्वॉल्व होता है, अदर कॉमन एरियाज में चेस्ट और एब्डोमेन होता है,
फेल्विक डिजीज़ भी होता है। फेल्विक जो उसके अंदर फीमेल के अंदर फेल्वस जो होता है वहाँ पे अगर कोई डिजीज़ हो तो उसको पेल्विक डिजीज़ कहते हैं, PID जिसको पेल्विक इंप्लीमेंट डिजीज़। सो उन फीमेल्स के अंदर जो यूज़ करता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, IUD मीन्स इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये डिवाइसेस यूज़ किया जाता है स्पर्मिसाइडल्स होते हैं स्पर्म्स वगैरह को किल करने के लिए। लेस कॉमनली मस्कुलोस्केलेटल लीजन्स और एंडोकार्डाइटिस जो कार्डिक के अंदर साथ साथ मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ब्रेन एब्सिस और डिसेमिनेटेड डिजीज क्यूटीनियस जो सरफेस के ऊपर ये रेयरली ऑब्जर्व किया गया था। और ये जो डिजीज़ होता है ये नॉन कम्युनिकेबल होता है। नॉन कम्युनिकेबल इजीली एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता। ये फेशियल एक्टिनोमाइसिस से टिपिकली फेस के ऊपर इस तरह की चीज़ें नज़र आती है। डायग्नोसिस बेस्ड कर रहा होता है माइक्रोस्कोपी के अंदर जिसमें ब्रांचिंग राड नज़र आते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, सल्फर ग्रेन्यूल्स होता है और साथ साथ एनारोबिक कल्चर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के अंदर और इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो इसमें फ्लोरेसेंट एंटीजन एंटीबॉडीज़ को यूज़ किया जाता है और वो करते हैं। दूसरा हमारे पास है नोकार्डिया स्टेरॉइड्स। ये ग्राम पॉजिटिव स्टेरॉइड्स है, ये भी 10 फिलामेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। वीकली एसिड फास्ट है, वो एक स्ट्रांग एसिड फास्ट होता है और वीकली एसिड फास्ट। उसको अगर ज़्यादा डी कलराइज करेंगे तो ये वो जो कार्बोफ्लैक्सीन का कलर है वो उससे वो वॉश आउट हो जाएगा। सो इस वजह से डाइल्यूट एसिड यूज़ किया जाता है तब इसको डी कलराइज करने के लिए। अगर स्ट्रांग एसिड यूज़ करेंगे तो कम्प्लीटली इसको डी कलराइज कर देगा। ये टिपिकल नोकार्डिया फिलामेंट्स हैं, इस तरह के नज़र आते हैं और ये नोकार्डिया कॉलोनीज है जो मीडिया के ऊपर नज़र आएंगे। नोकार्डिया स्टेरॉइड्स जो है ये निमोनिया काज करते हैं, लंग एब्सिस काज करते हैं, वेटक्यूटी फॉर्मेशन, नोड्यूल्स और एम्पाइमा। ये एम्पाइमा है इसको पायोथोरैक्स या प्यूरुलेंट प्लेउराइटिस भी कहा जाता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो पस होता है ये जमा हो जाते हैं लंग्स और इनर सरफेस ऑफ द चेस्ट वाल के बीच में। अंदर जो चेस्ट वाल का इनर सरफेस है और लंग्स है उस एरिया के अंदर पस जमा हो जाता है जहाँ उस एरिया को प्लूरल स्पेस भी कहा जाता है। और इसके अंदर यूजुअली इम्यून सेल, रेड सेल्स और बैक्टीरिया होते हैं। सो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एम्पाइमा कहा जाता है। वहाँ से ये स्प्रेड होता है वेरियस ऑर्गन्स पार्टिकुलरली ब्रेन्स और वहाँ पे एब्सिस काज करते हैं। मोस्ट कॉमनली इम्यून कंप्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर ऑब्जर्व किया गया है। माइसिटोमा जो है लेपिंटियसिस टाइप्स का जो रिएक्शन होता है इसका आज बाय नोकार्डिया ब्राज़िलियंसिस इन ट्रॉपिकल कंट्रीज जहाँ पे आप सब अफ्रीकन कंट्रीज लाइक इस तरह के जो ट्रॉपिकल रीजन्स है उसके अंदर ये करता है। ये माइसिटोमा के टिपिकल वो है। सो ये था हमारे पास नोकार्डिया और उसके अंदर हमने पढ़ लिया कि नोकार्डिया स्टेरॉइड्स क्या करता है, नोकार्डिया एक्टिनोमाइसिस क्या है और ये हमने एक्टिनोमाइसिस और नोकार्डिया को जो ग्राम पॉजिटिव के अंदर नज़र आ रहे थे। फिर ज़राइडीज़ है और स्टेरॉइड्स है। नेक्स्ट फिर हमारे पास होगा ग्राम पॉजिटिव के अंदर राड्स के अंदर जब हम राड शेप्स की बात कर रहे थे वो है कार्निबैक्टीरियम स्पीशीज़ जेनरा। और कार्निबैक्टीरियम के अंदर इम्पॉर्टेंट जो है वो कार्निबैक्टीरियम डिप्टीरिया है। और ये ऑर्गेनिज्म क्या काज करते हैं, डिप्टीरिया काज करते हैं। ग्राम पॉजिटिव एरोबिक राड से ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते हैं। ओरल के अंदर ये ज़्यादातर का इन्फेक्शन काज के थ्रोट के अंदर क्लब शेप्ड अपीयरेंस होते हैं और ये एक दूसरे साथ पहले से मतलब साइड बाय साइड अटैच होता है VRL फॉर्म्स में कि मतलब आगे आपको दिखाएंगे कि पहले सेट अरेंजमेंट कैसे होता है। टिपिकली इसकी बीटेड अपीयरेंस होता है और ये जो बीड्स होते हैं इसके अंदर पॉलीमराइज फॉस्फेट होते हैं जो कि एज एनर्जी के सोर्स के तौर पे काम कर रहा होता है। इसके अंदर जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं ये ब्लू या ग्रीनिश होते हैं और जो बीड्स होते हैं जो फॉस्फेट के होते हैं वो रेड होते हैं। और जब ये सारा इनका अरेंजमेंट मिक्स हो तो ये एक चाइनीज़ लेटर की तरह अपीयरेंस शो कर रहा होता है, लग रहा होता है कि चाइनीज़ राइटिंग जो होती है कोई चाइनीज़ लेटर है, इस वजह से इसकी अपीयरेंस है। तो ये जो आप लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि जैसे किसी ने चाइनीज़ वगैरह लिखे हो, ये देखो तो इस तरह के चाइनीज़ लेटर
अपीयरेंस है। इनकी जो अपीयरेंस होती है पैलिसेड शेप, जिसको पैलिसेड्स कहते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल जब वो, ये पैलिसेड्स है। अगेन ये ग्राम स्टेन है और उसमें अभी ऑब्जर्व कर रहा है, ये देखो एक दूसरे के साथ पैरेलल लाई कर रहा होता है। ये देखो एक्चुअली अगर आप किसी एक वर्ड्स को अलग करें, एक शेप को, तो ये लग रहा होता है कि कोई चाइनीज़ लेटर है। ये देखो, और ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं जो कि टर्मिनल से फिर नज़र आ रहे हैं। एपिडीमायोलॉजी अगर हम इसकी देख लीजिए, ह्यूमन जो है इसके अंदर नेचुरल होस्ट है, इसके अंदर टॉक्सिजेनिक और नॉन टॉक्सिजेनिक दोनों स्ट्रेन जो है अपर रेस्पिरेटरी के अंदर रिजाइड कर रहा होता है। और ये ड्रॉपलेट के एयरबर्न ड्रॉपलेट के थ्रू, क्योंकि ये थ्रोट के अंदर है, वहाँ से जो एरोसोल वगैरह जनरेट होते हैं, उसके थ्रू एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसमिट होते हैं, जो एरोसोलाइज्ड इन्फेक्शन है। ये यूजुअली फ्री एग्जिस्टिंग वॉन्ड्स या लीजन्स जो कॉमनली होते हैं, कॉमन लीजन्स होते हैं, उनके अंदर इन्फेक्ट कर रहा था, स्पेशली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर। पैथोजेनिस अगर हम ये देख लें तो इसके अंदर इन्वेजन भी होते हैं और टॉक्सिन प्रोडक्शन भी होते हैं। तो आपको मैंने शुरू में भी कहा था कि ऑर्गेनिज्म दो तरह की डिजीज़ करते हैं, या तो टॉक्सिकेशन करते हैं, टॉक्सिकेशन के अंदर क्या होते हैं, फ्री फॉर्म टॉक्सिन होते हैं, वो इंजेस्ट कर रहा होता है, उसके बाद फिर वो तोड़ फोड़ कर। दूसरा ये होता है कि ऑर्गेनिज्म खुद इन्वेड हो जाते हैं, वहाँ से कुछ अर्सा लग जाते हैं, 18 to 24 आवर्स, उसके बाद 1 to 2 days, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, साइन सिम्टम्स आप होते हैं। टॉक्सिकेशन के अंदर इमीडिएट रिएक्शन 1 and 2 hours वोमिटिंग और ये इस तरह के डायरिया वगैरह, ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो इसका साइट ऑफ अटैचमेंट जो है वो थ्रोट है। सो पहले ये थ्रोट के अंदर एडहेड कर रहे होते हैं, जो वहाँ से फिर ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। और जो टॉक्सिन होता है ये एक्सोटॉक्सिन होते हैं, और इसके 2 डोमेन्स होते हैं। एक डोमेन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा होता है, और दूसरा डोमेन जो एडीपी राइबोसाइलेट, जो इलांगेशन फैक्टर भी कहते हैं, उसके साथ कारक है जो इनएक्टिवेशन कर रहा होता है, एंजाइमेटिक। और इसका एक्शन जो होता है एंजाइमेटिक बेस्ड होता है, वहाँ से फिर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा होता है। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स है वो सबको इफेक्ट कर रहा होता है। और यूजुअली जो ट्रांसमिशन होता है टॉक्सिन की, लाइसोजेनिक, लाइटिक और लाइसोजेनिक फेज जो आप लोगों ने पढ़ा था, तो लाइसोजेनिक फेज के थ्रू होता है, और जो बैक्टीरिया लाइसोजेनाइज नहीं होता वो नॉन पैथोजेनिक कंसिडर होगा। सो ये एस इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसमिशन जो है यूजुअली लाइसोजेनिक फेज के थ्रू होता है, और जो बैक्टीरिया लाइसोजेनाइज नहीं होता वो नॉन पैथोजेनिक होगा। होस्ट रिस्पांस क्या होता है, इसके अंदर लोकल इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पे फाइब्रिनस एक्सुडेट बन रहा होता है, जो ग्रे कलर का होता है, एजोडो मेम्ब्रेन बना रहा होता है द सरफेस ऑफ थ्रोट। अगर इस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन होता है हार्ड होता है और फर्मली एडहेयर होता है अंडरलाइंग टिश्यू से, अगर इसको आप रिमूव करेंगे तो ये फिर क्या करते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। और इसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स है वो प्रोटेक्टिव है। अगर कोई एंटीबॉडीज़ बन रहे होते हैं, सारी एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटीबॉडीज़ टॉक्सिन, एंटी टॉक्सिन जो है वो प्रोटेक्टिव है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर स्टिल ये प्रॉब्लम चल रहा होता है। यूजुअली बिफोर 1 year ऑफ एज के अंदर जो मेटरनल बिफोर 1 year ये ऑब्जर्व की, क्योंकि वहाँ पे मेटरनल एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ हमने ऊपर कहा था कि ये प्रोटेक्टिव होता है। पीक इनका होता है 1 to 5 years या 5 to 10 years, और फिर इसके बाद ये डिक्रीज़ होता है। इसके अंदर फीवर, चिल, हार्सेंसिस ऑफ वॉइसेस, ये आवाज़ जो बैठ जाता है इसको हार्सेंसिस कहते हैं, मतलब नॉर्मल साउंड से हट के कोई भी आवाज़ जो निकले। साथ साथ सोर थ्रोट होता है, नेजल डिस्चार्ज, मलेज, लिथार्जी, लास्ट ऑफ एनर्जी, लिथार्जी मीन्स लास्ट ऑफ एनर्जी, और लास्ट में फिर लिम्फेडोपैथी होते हैं, लिम्फ ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर जो पैथोलॉजी होते हैं। 2-3 दिन के अंदर एक थिक कोट बेल्ट होता है थ्रोट के अंदर,
और फिर वहाँ पे ये जो कोट बन रहा होता है, ये इसकी वजह से ब्रीथिंग और सॉल्विंग खाने खाना उगलने में मसला होता है। जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर टेक मेम्ब्रेन्स होता है थ्रोट के ऊपर, सरफेस के ऊपर, अगर इसको खींचा जाए आगे पीछे जांच को मूव किया जाए तो वहाँ से फिर ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। वो ब्लीडिंग के दौरान जो टॉक्सिन है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है और फिर वहाँ से डैमेज करते हैं हार्ट्स को, किडनी को और नर्व्स को सीवियर केसेस में। इसके अंदर डिप्टीरिया के केसेस में स्वॉलन नेक्स जो है ये ऑब्जर्व किया गया था, जो नेक होता है, गर्दन होता है, उसके अंदर स्वेलिंग होती है और इसको बोल नेक का नाम भी दिया गया है। स्किन जो क्यूटिनियस डिप्टीरिया होता है, ये डिप्टीरिया के दूसरा टाइप्स है, ये स्किन को इफेक्ट करते हैं। टिपिकल पेन होता है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है और जो स्किन बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन के साथ एसोसिएशन होता है। अल्सर यूजुअली जो बन जाता है उसके ऊपर ग्रे मेम्ब्रेन होता है, जो क्यूटिनियस डिप्टीरिया के केसेस में ऑब्जर्व किया जाता है। जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन पुअर हो, मतलब प्रॉपर हाइजीन ना हो, या डेवलपिंग कंट्रीज, अगेन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हाइजीन पॉवर्टी होती है, प्रॉपर चीज़ें जो अप टू द मार्क होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्फेक्शन कंट्रोल वो अवेलेबल नहीं होते। वहाँ पे इन लोगों के अंदर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कंसिडर किया जाता है, पुअर हाइजीनिक स्टेटस। स्किन के अंदर यूजुअली ये इसी टाइप के लीजन नज़र आते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या होता है? कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ये होता है कि अगर ये एयरवेज के अंदर एक्सटेंड कर जाते हैं आगे, थ्रोट से आगे लंग्स और इनकी एरियाज में, तो वे एस्फैक्सिया जो है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और साइनोसिस होता है। साइनोसिस ये ग्रीन कलर के स्पॉट्स होते हैं जो कि यूजुअली हाथों या किसी ऑर्गन्स के ऊपर नज़र आते हैं, जो ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी शो कर रहा होता है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होगी तो वहाँ पे ये स्पॉट नज़र आएंगे। साथ साथ मायोकार्डाइटिस जो हार्ट के मसल्स को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, और अगर हार्ट के मसल्स इफ़ेक्ट होंगे तो एरिथीमिया होगा, और एरिथीमिया होगा तो फिर हार्ट बीट के अंदर हार्ट मसल्स प्रॉपर मूवमेंट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हार्ट बीट के अंदर प्रॉब्लम होगा और अल्टीमेटली क्या होगा, कोलैप्स होगा। साथ साथ नर्व वीकनेसेस होता है, और जो स्पेशली क्रीनियल नर्व्स है उसके अंदर पैरालिसिस भी होता है। न्यूराइड पेरिफेरल नर्व्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। ये जो इसके अंदर टिपिकल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। डायग्नोसिस अगर हम बात करें तो ये थ्रोट स्वाब दिया जाता है। जो स्पेशल मीडिया है इसके लिए सेलेक्टिव मीडिया लुपलर मीडिया है, या टेलोराइड फ्लेट या ब्लड एगर के ऊपर इसको इनोकुलेट किया जाता है। अगर टेलोराइड मीडिया के ऊपर है तो ब्लैक कॉलोनीज होंगे, जो कि डायग्नोसिस होगा बैक्टीरिया की शो कर रहा होगा कि इसके ऊपर जो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी है या कलर जो है उसकी वजह से। इसके साथ साथ पीसीआर बेस्ड डायग्नोसिस भी होता है। एक्टोलिन एक टेस्ट आता है जिसको पुराने ज़माने में एक्टोलिन डबल एक्टोलिन जिल डिफ्यूजन बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें आप एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को क्रॉस रिएक्ट कर रहा होता है, और अगर वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ कर जाए, जो आप एंटीजन होगा और वो एंटीबॉडीज़ सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं और आप एंटीजन वेल के अंदर ऐड करते हैं, वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, अपोजिट चार्जेस एंटीजन एंटीबॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर उसके अंदर वो चीज़ें होंगी एंटीबॉडीज़ तो वो क्रॉसली डिफ्यूज़ होगा, और अगर नहीं होंगे तो फिर आप जब इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर आप लोगों को ये चीज़ें डिटेल से पढ़ाया जाएगा कि चिल डिफ्यूजन के अंदर या एक्टरलिनी या डिफ्यूजन डबल डिफ्यूजन इसके अंदर डिफरेंट वो है टेस्ट है तो वो कैसे होता है। दूसरा इसके लिए शेक टेस्ट यूज़ किया जाता है। शेक टेस्ट के अंदर क्या होता है कि इंट्राडर्मली जो स्किन के अंदर एंटीटॉक्सिन को इंजेक्ट किया जाता है। अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आता है तो इंडिविजुअल के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं है, उसको इम्यूनाइज किया जाता है। और अगर इन्फ्लेमेशन नहीं आता तो वो क्या करता है, एंटीटॉक्सिन जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं टॉक्सिन को, और रिएक्शन नज़र नहीं आता।
यूजुअली जो इसका ट्रीटमेंट है वो वेट नहीं किया जाता लैब रिपोर्ट्स के लिए, लेकिन आपको साइन सिम्टम के बेस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी